बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला। अरविंद कुमार सिंह बलरामपुर के डीएम बने हैं। नेहा शर्मा को गोंडा डीएम बनाया गया है। गिरिजेश त्यागी अमरोहा के डीएम बने हैं। उज्जवल कुमार को फिरोजाबाद के डीएम पद की जिम्मेदारी मिली हुई है और कानपुर डीएम विशाख जी को कानपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। देखिए, प्रशासनिक अमले में फेरबदल की ये खबर है। कहां कौन कौन से बदलाव हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का जानकारी लेते हैं कि ये रूटीन तबादला है या फिर कुछ खास कंडीशन में ट्रांसफर किए गए हैं। विवेक, इसमें लता फिरोजाबाद के डीएम रवि रंजन को हटा दिया गया है, इसलिए ये रूटीन तबादला नहीं माना जा सकता। और दूसरी बात यह है कि कानपुर विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं अरविंद कुमार सिंह, उनके खिलाफ शिकायतें थी। बीते दिनों शासन ने जांच भी की थी। ये माना जा रहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उनको तो एक तरह से तोहफा दे दिया गया। डीएम बलरामपुर बना दिया गया है। कानपुर से हटा के उनको डीएम यानी वीसी थे पहले केडीए के, और अब वो डीएम बलरामपुर होंगे। इसी तरह से विशाख जी जो कानपुर के डीएम है, उनको जब तक कोई नई तैनाती नहीं होती है केडीए में, तब तक उनको अतिरिक्त प्रभार वहां का दिया गया है। तो ये डेवलपमेंट दोनों बड़े हैं, यानी गोंडा के डीएम को हटाना, फिरोजाबाद के डीएम को हटाना और बलरामपुर में नया डीएम लाना। बलरामपुर से भी डीएम हटाए गए हैं और नेहा शर्मा है, उनको जो निदेशक है नगरीय निकाय के, हाल में आपने सुना होगा कि उन्होंने RRR अभियान चलाया था नगर निकाय में, जिसका शुभारंभ ऊर्जा मंत्री ने किया था, नगर विकास मंत्री ने किया था। तो RRR कार्यक्रम के बाद उनका एक तरह से जो प्रभाव था वो बढ़ा था। इतनी अच्छी योजना चलाई जो कूड़े को लेकर, उनको निस्तारण को लेकर और जो कूड़े से अलग अलग चीजें बनाने को लेकर, तो उनको तोहफा दिया गया है। डीएम गोंडा बनाया गया है। पहले वो कानपुर में डीएम रह चुकी हैं, अब उनको गोंडा का डीएम बना दिया गया है। इसी तरह से फिरोजाबाद में भी तबादला हुआ है। फिरोजाबाद के नए डीएम उज्जवल कुमार बने हैं। विवेक, और अब देखना होगा कि नए जिले की जिम्मेदारी इन कंधों पर है, इस तरीके से निभाते हैं। शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। हिंदू युवक के साथ मुस्लिम लड़की को देख करके हंगामे की खबर मिल रही है। मुस्लिम युवक ने बाइक सवार लड़के लड़की को रोका। बुर्का पहनकर हिंदू युवक के साथ जा रही लड़की का वीडियो वायरल है। बाइक पर ब्राह्मण लिखा देख मुस्लिम युवक ने दोनों को रोका। लड़की से बहस हुई। हिंदू युवक के साथ जाने पर आपत्ति जताई। मुस्लिमों को बदनाम करने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ते देख मुस्लिम लड़की ने कहा कि युवक फैमिली फ्रेंड है। बहस ज्यादा बढ़ गई तो मुस्लिम युवती ने आपत्ति जताने वाले युवक को अपने पिता से बात कराई। पिता से बात कराने के बाद युवती अपने दोस्त के साथ चली गई। ये मामला मुरादाबाद के कोतवाली सदर इलाके के डॉक्टर S कुमार चौराहे का है। हाँ, बात कराओ, पहले मेरी लाओ, बात कराओ। कौन है भाई आपकी? ये दोस्त है। अरे घर जानता हूँ, भाड़ में जाए घर। हाँ, बात कराओ, लाओ, बात कराओ, मेरी बात कराओ। हाँ, बात कराओ। तो एक युवक जिसकी बाइक पर ब्राह्मण लिखा है, उसके पीछे बुरके में एक महिला बैठी है और कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा वक्त है कि उन्हें रोक रहे हैं, उनसे बहस कर रहे हैं। हाँ, कराइए घर पे बात, कराइए घर पे बात। आपको आज के मोहल्ले चल रहा है, दिख रहा है? अरे भैया, क्या भैया ये फ्रेंड आप लोग, अबे आप लोगों ने इतना गंदा कर रखा है मुसलमानों को, तो आपको शर्म आनी चाहिए। अरे मुझे शर्म क्यों आएगी? क्यों? लाओ, बात कराओ पापा से। हद हो गई भैया, पहले पूरा। हाँ, बात कराओ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। मोहल्ले को और भैया को भी पकड़ सकती हो, मुसलमान भी तो भैया बना सकती हो किसी को। घर से आ रहा था। घर से मैं कब से देख रहा हूँ, फाटक से देखता आ रहा हूँ आपको। मैं आपका पीछा कर रहा हूँ फाटक से। मैं बताइए, कुछ गलत देखा वीडियो में? कुछ बराबर बात करता आ रहा है, वो हंसता हुआ था आपका। कैसी बात कर रही हो? 10 बार वीडियो बनाई है मैंने आपकी। मतलब कुछ और। अरे आप लोग ये बताओ तुम। हाँ, बात कराओ, पहले मेरी लाओ, बात कराओ। कौन है भाई आपकी? कौन ही है? ये दोस्त है। अच्छा, अरे घर जानता हूँ, भाड़ में जाए घर। हाँ, बात कराओ, लाओ, बात कराओ, मेरी बात कराओ। हाँ, बात कराओ। अरे हाँ, बात तो कराओ मेरी। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान है? हाँ, कौन हो आप इनकी? ये मेरा फ्रेंड है। तो आपको पता नहीं है आज के दिन में क्या चल रहा है? क्या? अरे इससे क्या? अरे इससे उससे क्या कह रही हैं आप? ये बताइए। हाँ, कराइए घर पे बात, कराइए घर पे बात। आपको आज के मोहल्ले चल रहा है, दिख रहा है? अरे भैया, क्या भैया
ये फ्रेंड आप लोग, अबे आप लोगों ने इतना गंदा कर रखा है मुसलमानों नहीं, ऐसा कुछ को, तो नहीं आपको शर्म आनी चाहिए। अरे मुझे शर्म क्यों आएगी जब मैं- क्यों? मैं तो अपने पापा लाओ कराओ, बात कराओ पापा से। हद हो गई भैया, पहले पूरा तो हाँ, बात कराओ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। मोहल्ले का और भैया को भी पकड़ सकती हो, मुसलमान भी तो भैया बना सकती हो किसी को। अरे घर से आ रहा था। घर से मैं कब से देख रहा हूँ, फाटक से देखता आ रहा हूँ आपको मैं, आपका पीछा कर रहा हूँ फाटक से मैं। बताइए कुछ गलत देखा वीडियो में? कुछ बराबर बात करता आ रहा है वो, हंसता हुआ था आपका। कैसी बात कर रही हो आप? 10 बार वीडियो बनाई है मैंने आपकी। तो मतलब कुछ और अरे आप लोग ये बताओ तुम, हाँ बात कराओ पहले मेरी, लाओ बात कराओ। कौन है भाई आपकी, कौन ही है? ये दोस्त है? अच्छा। अरे घर जानता हूँ, भाड़ में जाए घर। पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके भी जहन में, आपके भी दिमाग में जो सवाल आ रहे होंगे वही एबीपी गंगा के हैं कि ऐसी अराजकता पर रोक कैसे लगेगी। हिंदू लड़के के साथ जाना क्या कानूनी रूप से गुनाह है? ये क्या बात हुई कहना कि मुस्लिम भी तो भैया बना सकती हो? ये कौन होते हैं बताने वाले किसको भैया बनाना है, किसको नहीं बनाना है? बीच सड़क पर किसी लड़की का 10 बार वीडियो बनाना ये जायज है, ये इनको बताया गया है, ये सही लगता है। और किसी लड़की को बेमतलब रोक करके ये सवाल पूछने वाले ये कौन होते हैं, ये कौन लगते हैं? ये कौन है समाज के पहरेदार और इनको इस काम की जिम्मेदारी किसने दे रखी है? ऐसे लोगों को पहचान करके जिनके पास वक्त ज्यादा और खुराफाती दिमाग ज्यादा है और लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसी लड़की से वो कौन किस हक से ये कहते हैं कि भैया किसी मुसलमान को भी बना, किसी को भैया बनाना ना बनाना ये कैसी बात हुई है? और 10 बार वीडियो बनाने का जिक्र करें, किसी लेडी को फॉलो करिए आप, 10 बार वीडियो बनाइए उसकी, ये बात सही है? आइए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की हत्या का मामला। युवती के प्रेमी पर दोस्तों के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगा है। गला दबाकर हत्या के बाद शव को सेप्टिक टैंक में छुपाया गया है। प्रेमिका की हत्या के 4 दिन बाद प्रेमी ने दूसरी युवती से शादी की। यमुनानगर के करछना थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका के शादी करने की जिद पर अड़ने के बाद प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। सेप्टिक टैंक में शव को छुपा दिया, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 35 साल की राजकेसरी चौधरी पिता के मौत के बाद आशीष गौतम के संपर्क में आई। 7 साल से लिव इन में थे। आशीष ने राजकेसर के पैसे से ही जमीन खरीदकर मकान भी बनवा लिया। प्रेमिका राजकेसर को दावत देने के बहाने बुलाकर 24 मई को इस वारदात को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन, किस तरीके से जानकारी मिल रही है इस पूरे केस को लेकर के? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 24 मई की रात को जो है राजकेसर चौधरी नाम की जो महिला थी, जो युवती थी, वो अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लगातार पुलिस के लोग जो है वो खोजबीन कर रहे थे, पता लगाया जा रहा था, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। इस बीच जो उसका कथित प्रेमी था, आशीष जिसका नाम था, उससे जब पुलिस ने जो ट्रेस किया और उससे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूला। उसने बताया कि 24 मई की रात को ही उसने दावत देने के बहाने उसे अपने घर पर बुलाया था। वहां खाना खिलाने के बाद उसने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और जो हत्या करने के बाद जो शव था वो सेप्टिक टैंक में छिपा दिया गया था। दरअसल राजकेसर चौधरी और आरोपी आशीष जो है पिछले 7 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और जब युवती की तरफ से शादी का दबाव बनाया जाने लगा तो उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकेसर चौधरी की हत्या कर दी। इस मामले में चौंकाने वाली एक बात और ये सामने आई है कि हत्या के 4 दिन बाद ही प्रेमी ने किसी दूसरी युवती से शादी भी रचा ली और वो लगातार परिवार वालों के साथ खड़ा था, उसे ढूंढने का नाटक करता रहता था। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तब जाकर के पूरा मामला खुल सका और 15 दिनों बाद ये जो पूरा मर्डर हुआ था उसका वर्कआउट हुआ और राजकेसर चौधरी की जो डेड बॉडी है वो सेप्टिक टैंक से बरामद की गई है। तो इसमें जो प्रेमी आशीष है उसके साथ जो 2 लोग थे फिलहाल वो फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए क्योंकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई तब जाकर के ये पूरे मामले की परत खुल पाई है। मोइन, शुक्रिया जानकारी के लिए। सीतापुर से खबर है, नैमिषारण्य में सपा के प्रशिक्षण शिविर का आज समापन होना है। समापन समारोह में कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन भी करेंगे। अखिलेश यादव रथ के जरिए लोक जागरण यात्रा निकालेंगे। नैमिषारण्य से सिधौली तक ये रथ यात्रा अखिलेश
निकालेंगे। तो जहां शिविर है वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर नैमिष धाम है और आज खबर मिल रही है कि समापन में अखिलेश न सिर्फ संबोधन करेंगे, यात्रा निकालेंगे, बल्कि हवन पूजन करेंगे। आइए समझते हैं कि क्या है सपा का नैमिषारण्य संकल्प। देखिए, विशेष वर्ग की पार्टी वाली छवि को बदलने की कोशिश है ये। MY समीकरण को पार्टी से जोड़े रखने की रणनीति है ये। सॉफ्ट हिंदुत्व से दलित और पिछड़ों को जोड़ना, नजदीक ले आना, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले संगठन को मजबूत करना, हर बूथ पर जीत की रणनीति के साथ आगे बढ़ना, गढ़ वाली सीटों पर नए सिरे से राजनीति को बनाना, नाराज नेता जो हैं उनको मनाने की रणनीति पर आगे बढ़ना। इन तमाम चीजों के साथ प्रशिक्षण शिविर है। पहला हुआ था लखीमपुर खीरी में, देवकली में, और दूसरा शिविर है आज जहां समापन होने वाला है नैमिष धाम के पास नैमिषारण्य में। और हवन पूजन और धार्मिक महत्ता वाली जगह पर जिस तरीके से आज तस्वीरें आएंगी उसकी तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। हम सीधे लिए चलते हैं, रतीश हमारे सहयोगी मौजूद है नैमिष धाम में ही है, जहां बहुत नजदीक है नैमिष धाम, वहीं पर तैयारियां चल रही हैं, हलचल दिखाई दे रही है। दिखाएं और बताएं रतीश। बिल्कुल, देखिए नैमिषारण्य में संकल्प हो रहा है। समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर है 2 दिवसीय, और 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आज दिन है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की संबोधन का और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के संबोधन का। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नरेश जी, आज आप लोगों का संबोधन होना है, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, क्या समझाने और बताने की कोशिश है कार्यकर्ताओं को? देखिए, नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आज उद्बोधन होगा। ये प्रशिक्षण शिविर लोक जागरण अभियान के तहत चल रहा है और आज पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने हालात कर दिए हैं, खराब कर दिए हैं हालात, उन सब बातों को लेकर, जनता की बात को लेकर समाजवादी ये चिंतन हो रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के कुशासन से मुक्त कराया जाए और देश में जो 2024 में सरकार बने, उस सरकार में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका बनाए। अध्यक्ष जी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आप चर्चा कर रहे हैं कि 2024 में कैसे बदलाव किया जाए, लेकिन चर्चा हो रही है आपके सॉफ्ट हिंदुत्ववाद की। आप अखिलेश जी जाते हैं, टीका करते हैं, आरती कर रहे हैं, और शिवपाल जी और रामगोपाल जी भी जो बात कर रहे हैं उनकी बात को दरकिनार करते हुए सॉफ्ट हिंदुत्ववाद की बात हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी भगवान को मानती है और भगवान ही इस धरती को बनाए हैं और धरती को साधे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले जानबूझ के ऐसा लग रहा है कि भगवान इन्हीं के केवल हैं, जबकि दुनिया के भगवान सब के एक ही भगवान है। रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान को मानने वाले हम लोग हैं, ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, नेचर को मानने वाले लोग हैं। और हम आज नहीं, आदिकाल से, पूर्वजों से हम ईश्वर को मानते आए हैं और ईश्वर के नाम पर हम ठगी नहीं किए हैं। हम लोगों ने ईश्वर के नाम पर ठगी नहीं की है, जनता के बीच में जहर नहीं बोया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके भगवान को आगे करके और भगवान के रूप को लेकर ऐसा लग रहा है कि यही केवल भगवान के ठेकेदार हैं। हम ईश्वर को दिल से मानते हैं, हम पूजा पाठ को मानते हैं, हमारे नेता मानते हैं, हमारे पुरखे मानते हैं, हमारी औलादें मानेंगी ईश्वर को, सब लोग मानेंगे। सियासी बेचैनी क्यों महसूस की जा रही है? बेचैनी बीजेपी को है, बीजेपी को है कि समाजवादी पार्टी जनता को लेकर के हमको हटा देगी, इस बात की बेचैनी है। जब आप किस तरह से यहाँ पर जब मंथन कर रहे हैं, आप लोग अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहे हैं, तो किस तरह से ऊर्जा उनमें भरेंगे और 2024 की जो बड़ी चुनौती है उसे निपटने के लिए कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जनता से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में श्रम से जुड़ा हुआ है, परिश्रम से जुड़ा हुआ है। हमारा कार्यकर्ता ऊर्जावान है, लेकिन ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को सिस्टमेटिक कर रहे हैं। कहीं कहीं ये भी हो जाता है कि हमारा कार्यकर्ता ऊर्जा है, ताकत है, संख्या है, लेकिन बीजेपी का जो षड्यंत्र है चुनाव में, जो चुनाव प्रणाली में भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, उस साजिश से भी सावधान रखने के लिए शिविर में बात हो रही है। बूथ को कैसे मजबूत करेंगे? बूथ हमारे मजबूत हैं, हमारे पास एक बूथ में 20 यूथ नहीं, सारे यूथ हमारे ही पास है। बीजेपी के पास कोई यूथ नहीं है, क्योंकि हमारा नेता ही यूथ है। हमारा नेता नहीं, हमारी पार्टी ने, हमारे स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी थे, वो अपने जीवन में कहते थे
कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी पार्टी बिल्कुल, नहीं अब होगी। और वो देखते दिख हैं रहा है कि कि सारे यूथ समाजवादी यूथ पार्टी की तरफ एनर्जी को और किस समाजवादी तरह पार्टी की तरफ चैनलाइज किया जनता का भी जाता ध्यान है, है कि बूथ तक कैसे मैनेज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये चुनौती है और इसे ही पार पाने के लिए ये शिविर लगाया गया है। आइए और आपको बताएं कि पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा राजनीतिक मंच सजने वाला है। मेरठ में एबीपी गंगा की महापंचायत होने वाली है। मेरठ जोन के सभी 5 जिलों के दिग्गज इसमें शामिल होंगे, जहां सांसद, विधायक, मंत्री आपके सवालों का जवाब देंगे। इसीलिए सुबह 11 बजे से मेरठ महापंचायत जरूर देखिएगा। मेरठ मंडल के दिग्गज जुटेंगे एक मंच पर, उन पर सवाल जनता के होंगे। पश्चिमी यूपी की राजनीति कहीं ना कहीं मेरठ मंडल धुरी बनता है। ऐसे में यहां से दिग्गजों का क्या कहना है, सीधा लिए चलते हैं मेरठ, जहां महापंचायत का मंच सजने वाला है। वहां तैयारियां कैसी हैं दिखाएंगे, बताएंगे हमारे सहयोगी सनुज। देखिए, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच मेरठ पे सजने जा रहा है। एबीपी गंगा की महापंचायत होने जा रही है। तमाम मेरठ मंडल के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। तमाम मुद्दों पर बात होगी, गहन मंथन भी होगा, गहन चिंतन भी होगा। सीधे नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे, सीधे सवाल होंगे, सीधे जवाब होंगे। केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, राज्य मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। पूरा मंच यहाँ सजकर तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहाँ पर आ रहे हैं, मंत्री नरेंद्र कश्यप यहां पर आ रहे हैं, मंत्री केपी मलिक यहां पर आ रहे हैं, मंत्री सोमेंद्र तोमर यहां पर आ रहे हैं और मंत्री दिनेश खटीक यहां पर आ रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो यहां पर होंगे। इसी के साथ ही जो चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम जो मेरठ मंडल के, चाहे मेरठ की बात हो, गाजियाबाद की बात हो, नोएडा की बात हो, बुलंदशहर की बात हो, तमाम वहां के सांसद और विधायक यहां पर मौजूद रहेंगे। 24 की चौसर पर बात होगी, मेरठ की महाभारत पर बात होगी, सीधी आमने सामने की टक्कर होगी, संघर्ष की कहानी भी यहां पर होगी, किसानों के मुद्दे यहां पर होंगे, नौजवानों के मुद्दे यहां पर होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरीके से जो रोड मैप है वो तैयार किया गया उस पर बात होगी। 24 की चौसर पर बात होगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे अहम माना जाता है कि अगर आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता तय करना है, दिल्ली में सरकार बनानी है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं एक बड़ी उसकी जरूरत होती है। उसी मंच पर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मेरठ मंडल के वो बड़े नाम शामिल होने में, तैयारियां भी दिखाएं और 11 बजे का इंतजार रहेगा तमाम दर्शकों को, जब खासकर राकेश टिकैत इस वक्त जिस तरीके की सरगर्मी देखी गई है किसानों को लेकर के, उनका भी आना, मंत्रियों का आना। पश्चिमी यूपी की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। 24 के चौसर का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जरा इसी मंच की तस्वीरों को दिखाते दिखाते बताइए और समझाइए कि हलचल कितनी बड़ी हुई है और कौन कौन से मुद्दे हैं जो हावी है पश्चिमी यूपी से। देखिए, हलचल बढ़ी हुई है। देखिए, हलचल बढ़ी हुई है और 11 बजे के करीब जो एबीपी गंगा की ये महापंचायतें शुरू हो जाएगी। देखिए, ये पूरा मंच भी दिखा देता हूं और तैयारियां भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से टीम एबीपी गंगा यहां पर, आप देखिए कि पूरी तरीके से यहां पर जुटी हुई है। इसी मंच पर बैठकर जो तमाम सवाल हैं, जो तमाम जवाब हैं, यहां जो नेता बैठेंगे उनसे सीधे सवाल होंगे और सामने सीधे इस मंच के सामने जो जनता है वो बैठेगी और जनता यहां से जो सीधे सवाल है वो नेताओं से करेगी, नेता को यहां पर जवाब देने पड़ेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, किसानों के मुद्दे क्या हैं। अभी आपने देखा जिस तरीके से पहलवानों का मुद्दा इस समय गर्म है। कई प्रदेशों में, राजस्थान की बात हो, दिल्ली की बात हो, हरियाणा की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, तमाम जगह ये मुद्दा कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है। किसानों की अपनी परेशानी है, नौजवानों की अपनी रोजगार की बातें हैं, सरकार के अपने दावे हैं कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा यदि किया तो वो बीजेपी की सरकार ने किया। विपक्ष के क्या हमले होंगे, किस तरह के उनके सवाल होंगे, जनता के किस तरह के सवाल होंगे, नेता किस तरीके से उनके जवाब यहां पर देंगे। राकेश टिकैत यहां पर पहुंच रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से देखिए। देखिए, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष से जो छपरौली से विधायक है डॉक्टर अजय कुमार, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और गठबंधन, चूंकि अगर हम गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आसपा का गठबंधन है, तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भी यहां पर पहुंचेंगे। संघर्ष की कहानी किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को रोकने की जो तैयारी है उनकी तरफ से की जाएगी, उस पर उनसे बात होगी। जो समाजवादी पार्टी के विधायक है रफीक अंसारी, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान यहां पर मौजूद रहेंगे। आरएलडी के विधायक
विधायक है गुलाम मोहम्मद, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी की विधायक है मोदीनगर से मंजू सिवाच, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें जिन तो नामों का मेरठ आपने मंडल जिक्र के किया, तमाम दिग्गज उनका आज एबीपी गंगा की इस महापंचायत में जुटेंगे। उनका नाम भले विधायक के साथ जोड़ा जाता हो, लेकिन उनकी पहचान, उनकी कद पश्चिमी यूपी में राजनीति के मंच पर काफी ज्यादा है। चुनावी संघर्ष में उनका रोल भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये सभी देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे इसी मंच पर, जहां हमारे सहयोगी सनु झा ठीक 1.5 घंटे बाद नजर बनी रहेगी। सवाल बिल्कुल जनता के हैं, जनता के सरोकार से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, जो इसी मंच से पूछे जाएंगे। दर्शक जरूर जुड़ेंगे, उम्मीद है। सनुजा, आपका शुक्रिया तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। 1.5 घंटे का वक्त एबीपी गंगा के महापंचायत के इस मंच पर भाजपा नेता का शव मेरठ में मिला है। हड़कंप की स्थिति है। भाजपा नेता का घर में गोली लगने के बाद शव मिला है। भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी का शव मिला है। भाजपा नेता निशांक गर्ग का कमरे में शव मिला है। मेरठ के गोविंदपुरी में निशांक गर्ग का शव मिला है। बड़ी खबर, भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी निशांक गर्ग का शव उनके कमरे से मिला है। गोविंदपुरी में उनका आवास और उनके कमरे से निशांक गर्ग का शव मिला है। बड़ी खबर मेरठ से। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सुधीर फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुधीर, कब का है ये मामला और अभी क्या कुछ पता चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, मैं बता दूं, इसमें सुबह ही ये मामला पता लगा है कि जब ये अपने कमरे में निशांक गर्ग ये गोली लगा इनका शव मिला था, और इनकी पत्नी के साथ बताया जाता है कि झगड़ा चल रहा था काफी समय से, और रात में भी झगड़ा हुआ, और जिसके बाद इनकी पत्नी जो है मायके चली गई और घर को बाहर से लॉक लगा गई थी। उसके बाद जब सुबह जब वो आए और आने के बाद वहां पे तो लॉक खोला तो अंदर इनका गोली लगा हुआ शव मिला था। और यही ये जो निशांक गर्ग थे, बताया जा रहा है कि शराब पिए हुए थे उस समय रात में, और शराब की हालत में ही बताया जा रहा है कि शायद इन्होंने, हो सकता है कि गोली मार ली हो। लेकिन अभी पुलिस जांच कर रही है और सारे पहलुओं पर जांच करने के बाद ही इसमें कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। जी बिल्कुल, आप नजर बना करके रखिएगा सुधीर। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।